एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये बात पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। भले ही पाकिस्तान में कंगाली तंगहाली हो, सरकार स्टेबल ना हो, आतंकवाद ने तो पूरे पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आखिर किस बात का अहंकार है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम फैसला आया है। उस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की महाबैठक में क्या क्या हुआ और कौन होगा विपक्ष का सीएम फेस, बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो उनकी छोटी सोच बताते हैं, छोटी मानसिकता बताते हैं। लाहौर टू दिल्ली इन्हीं बयानों पर चर्चा हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल असीम मुनीर की तरफ से भारत का जिक्र हुआ, हिंदू धर्म का जिक्र हुआ, सनातन पर बात की और कश्मीर और गाजा जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुनीर ने कार्यक्रम में जोर देकर कहा कि हमने तो अपने हर जीवन में, हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग रहने वाले हैं। मुनीर ने समझाया कि उनका धर्म, विचारधारा और परंपराएं कैसे हमसे अलग हैं। भारत के लोग तो बात करते हैं भाईचारे की, वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन मुनीर यही नहीं रुके। मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मदद की भी अपील की। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिस समय इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे और जिस कार्यक्रम में कर रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अब ये पहली बार तो ऐसा है नहीं जब धर्म के आधार पर बटे पाकिस्तान की सेना ने इस प्रकार की बयानबाजी की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के हर नेता ने पाकिस्तान के सेना के ऐसे कट्टर विचार सामने आते रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसी समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान पर बात करना यानी समय की बर्बादी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने फंड देने की भी बात तो कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फंड जाएगा कहां, क्योंकि जिस कट्टरपंथ की राह पर पाकिस्तान इस समय चल रहा है, उस राह पर विकास नहीं, सिर्फ विनाश होता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड मिलता भी है तो वो उसे हथियार खरीदने में इस्तेमाल करेंगे, बम खरीदने में, ड्रग्स बनाने में, और बचे खुचे पैसे नेताओं और अधिकारियों की जेब में चले जाएंगे। तो यही है पाकिस्तान का हाल बेहाल। इधर वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जमकर बवाल मचा हुआ है। सोचिए, सिर्फ एक कानून के लिए 73 याचिकाएं लगाई गई, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम फैसला दिया है। 16 अप्रैल को पहली सुनवाई के एक दिन बाद ही गुरुवार को यानी 17 अप्रैल को दूसरी सुनवाई हुई। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त मांगा है। सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा, जिसकी सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही बात होगी और सिर्फ उन्हीं की सुनवाई होगी। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह सहित कई दलीलें अपनी रख रहे हैं। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब ऐसे में 5 बिंदु तय करने होंगे और सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ताओं को मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनानी होगी। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को आप तय कर लें। वक्त कानून बनने के बाद ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज से 7 दिन बाद केंद्र सरकार इस पर क्या दलील देती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान उस एक्ट पर आया है जिसे दोनों सदनों में भारी बहुमत के साथ पास किया गया। राष्ट्रपति के साइन हुए, लंबी बहस हुई, 1 साल से ज्यादा समय जेपीसी की बैठकें हुई, जिसमें उन सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव भी थे जिन्होंने इस बिल के खिलाफ याचिकाएं लगाई हैं। माना जा रहा है 7 दिन बाद जब भी सरकार का जवाब आएगा वो तर्कपूर्ण ही होगा, लेकिन उससे पहले ये बात जानना बेहद जरूरी है कि जो ये बिल है उसे बड़े ही सोच समझकर वक्फ की नाजायज संपत्तियों को खत्म करने के लिए पेश किया गया था, और जब इस पर कानून बना तो उसमें कई लोगों को फायदा भी पहुंचेगा, खासकर पसमानदा मुसलमानों को।
और उन लोगों को जिनकी संपत्ति पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है। मजे की बात तो यह है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो भगवान राम के होने का सबूत मांग रहा था। खैर, माननीय है, कोई कुछ क्यों बोलेगा, अधिकार ही नहीं है बोलने का। लेकिन ऐसे फैसलों से सवाल तो उठते ही हैं। और अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो लगा कि फैसला सीटों के बंटवारे को लेकर के ही होगा, लेकिन पेच यही फंस गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने पूरे तामझाम के साथ कांग्रेस के सिपहसालारों के साथ भेंट करने पहुंचे, लेकिन इस बार की मुलाकात में वो गर्मजोशी नजर नहीं आई जो मटन मसाला की चर्चा के समय थी। मुलाकात से तो पहले ही बॉडी लैंग्वेज बदली नजर आ रही थी। हालांकि मुलाकात के बाद जब तेजस्वी यादव मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके बगल में ही बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुपचाप शांत खड़े नजर आए। ये तस्वीर बता रही थी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच कुछ तो पक रहा है। मामला तो एक ही है इस समय, सीट शेयरिंग का और सीएम फेस का, जिस पर तेजस्वी यादव भी गोलमोल जवाब देते नजर आते हैं। ये बताता है कि कहीं न कहीं बात अटकी हुई है। पटना में एक बार फिर से महागठबंधन के नेता बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित करने के पीछे कांग्रेस लगातार पीछे क्यों हटती जा रही? क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद जिस दिन मान जाएंगे उसी दिन सीएम फेस पर तेजस्वी यादव का नाम ऐलान किया जाएगा? जानकारों की माने तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस स्वीकार तो तब करेगी जब उप मुख्यमंत्री का पद उसे मिल जाएगा। देखा जाए तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की परिपक्वता, मैच्योरिटी और राजनीतिक समझ पर ही आगे के रिश्ते तय होते हैं। गठबंधन किस ओर जाएगा ये यही तय करेगा। अब जरा नजर डालते हैं बिहार में महागठबंधन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, जिसे लेकर पटना से दिल्ली तक कयासों का बाजार लगातार गर्म है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के बीच भी कुछ हालात ऐसे ही बने हुए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम फेस को लेकर ऐलान करने से पीछे हट रही है। चुनाव भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इधर महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस लगातार मौन है, लेकिन इलाका बड़े भाई का है तो भूमिका भी आरजेडी की ही होगी। ऐसे में बिहार चुनाव में बिहार का भविष्य क्या होने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। जातिगत वोट बैंक को लेकर आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने दावों पर अड़ गई है। पटना में महागठबंधन की बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारों का दावा है कि दोनों ही मुद्दों पर कहीं हम कहीं तुम के फॉर्मूले पर समाधान होना भी जरूरी है। अपने उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल देने को तैयार बैठी हैं सारी पार्टियां। अब इस बैठक में, इस चुनाव में दोनों को उम्मीद है कि बेहतर परिणाम आ सकेंगे। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।